उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। प्रिंस ऑफ ढम्प, मुसन्निफ मजहर कलीम। ऑफिसर्स कॉलोनी में सर रहमान की कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। पूरी कोठी पर मुख्तलिफ रंगों के छोटे बुलबुलों की लड़ियों को कुछ इस तरह सजाया गया था कि देखने वाली की नजरें ही ना हटती थी। लान के हर दरख्त में बेशुमार नन्हे नन्हे बल्ब चल रहे थे। दूसरे लफ्जों में पूरी कोठी लुकाए नूर बनी हुई थी। कोठी के वसी अरीज लान में फैले हुए कीमती सोफों पर मुल्क के तमाम आला अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद थे। सर रहमान ने आज करीम रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। इनके सर पर मखसूस कबायली कुल्ला मौजूद था, जिसकी वजह से उनकी वजाहत दोबाला हो गई थी। एक सोफे पर सर सुल्तान गहरे रंग के सूट में मलबूस बैठे मुस्कुरा रहे थे। सीक्रेट सर्विस के तमाम मम्बरान भी लॉन में मौजूद थे, सिवाय जूलिया के, जो अचानक गायब हो गई थी। एक कोने में ब्लैक जीरो भी नीले रंग के सूट में मलबूस बैठा था। कोठी के गेट के बाहर फैले हुए वसी और अरीज मैदान में हर तरफ कारें ही कारें बिखरी हुई नजर आ रही थी और उजली वर्दियों में मलबूस पुलिस और फौज के सिपाही चारों तरफ बिखरे हुए थे। अभी सदर मुमलिकत खुद तशरीफ लाने वाले थे और सब लोग अब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आज इमरान की शादी थी और वो सब इमरान की शादी में शिरकत के लिए इकट्ठे हो रहे थे। इमरान का शादी पर आमादा हो जाना भी इस सदी का अजूबा था और इसकी तहरीक खुद इमरान ने की थी। पहले तो इसकी बात पर किसी को यकीन ना आया, मगर जब उसने इंतहाई संजीदगी से सर सुल्तान को इस बात का यकीन दिलाया कि वो वाकई ही शादी करना चाहता है और इस सिलसिले में उसने अपनी दुल्हन का इंतखाब भी कर लिया है, तो सर सुल्तान को यकीन करना पड़ा। इमरान ने अपनी होने वाली दुल्हन से सर सुल्तान को भी मिलाया और उनकी संजीदगी को महसूस करके सर सुल्तान को भी संजीदा होना पड़ा। अब दूसरा मरहला सर रहमान को यकीन दिलाना था। चनाचा जब सर रहमान ने इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने हस्बे आदत उनकी बात का यकीन ना किया, मगर सर सुल्तान ने इस सिलसिले में कामयाब हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी लड़की की मार्फत इमरान की वालिदा को इमरान के इरादे और उसकी संजीदगी से आगाह किया। तो इमरान की वालिदा, जो न जाने कब से इमरान की शादी का अरमान दिल में छुपाए बैठी थी, पंजे छाड़ कर सर रहमान के पीछे पड़ गई और मजबूरन सर रहमान को उनकी बात माननी पड़ी। इमरान की वालिदा और उसकी बहन सुरैया ने इमरान के होने वाली बीवी से भी मुलाकात की, जो डॉक्टर दावर के घर में ठहरी हुई थी। इसका नाम अशमारा था और वो इंतहाई खूबसूरत और गद्दास जिस्म की लड़की थी, जिसका चेहरा इस कदर मासूमियत लिए हुए था कि उससे देखकर हूरों का तकद्दुस आ जाता था। उसकी माँ का ताल्लुक मगरबी जर्मनी से था, जबकि उसका बाप तुर्क था। इमरान के मुताबिक उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इमरान की वालिदा अशमारा से मिलकर बेहद खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन ही उसका नाम हुरिया रख दिया। हुरिया इस कदर मासूम और सादा लड़की थी कि यूँ लगता था जैसे मगरिब की हवा उससे छू कर भी नहीं गुजरी। चनाचा उन्होंने इमरान और हुरिया की शादी का ऐलान कर दिया और फिर हुरिया को डॉक्टर दावर ने अपनी बेटी बना लिया। वो उसकी डोली अपनी कोठी से भेजना चाहते थे। चनाचा डॉक्टर दावर ने ही शादी की तारीख का ऐलान किया। सर रहमान भी हुरिया से मिलकर बेहद मुतासिर हुए और दिल ही दिल में इमरान के इंतखाब की दाद दी। चनाचा आज सर रहमान की कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सुलेमान भी सुनहरी तिले वाली शेरवानी पहने खुशी से उछलता फिर रहा था। वो बार बार चौंक पड़ता और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर सब लोगों को देखता, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब इमरान की शादी हो सकती है। मगर ये एक जिंदा और अटल हकीकत थी, इसलिए फौरन ही खुशी के मारे उसकी बाँछें खुल उठती। मेहमानों में एक तरफ जोसेफ भी बैठा था। वो उसी तरह अपनी खाकी वर्दी में दोनों पहलुओं में होल्स्टर लटकाए बड़ी शान से घूमता फिर रहा था। उसे जैसे ही इमरान की शादी का इल्म हुआ, उसने इमरान को रो रो कर ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि औरत इमरान को ले डूबेगी, मगर इमरान शादी के मामले में मौत की तरह संजीदा था, इसलिए मजबूरन उसे हार मानना पड़ी और अब वो शादी में शिरकत के लिए मौजूद था। इमरान की शादी पर सबसे ज़्यादा खुशी तनवीर को हो रही थी। उसकी बाँछें खुली हुई थी। जूलिया के मामले में उसके ख्याल के मुताबिक सबसे बड़ी रुकावट इमरान था और अब इमरान का कांटा निकल जाने के बाद उसे यकीन था कि वो जूलिया को हमवार कर लेगा। इमरान भी एक खूबसूरत शेरवानी में मलबूस, सर पर फूलों और सुनहरी तारों का बना हुआ सहरा बांधे लॉन के दरमियान में रखे हुए तख्त पर बड़े शाहाना अंदाज में बैठा हुआ था। वो इस वक्त सचमुच का शहजादा लग रहा था। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने उसे घेर रखा था। जूलिया कहाँ है सफ्तर? इमरान ने अचानक इधर उधर नजरें घुमाते हुए पूछा। जूलिया आज सुबह से गायब है, वो शायद आपकी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकी। सफ्तर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी शादी की खबर उसे ज़रूर बदहज़मी हो गई होगी, बेचारी का मैदा बड़ा कमज़ोर है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि सफ्तर कोई जवाब देता, पुलिस की गाड़ियों के मखसूस हॉर्न नज़दीक आते सुनाई दिए और उसके साथ ही कोठी से बाहर पुलिस की सीटियां गूंज उठी। लॉन में मौजूद सब लोग चुकन्ने हो गए।
مہمان خصوصی صدر مملکت تشریف لا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صدر مملکت مسکراتے ہوئے اپنے باڈی گارڈوں کے حلقے میں کوٹھی میں داخل ہوئے۔ سر رحمان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور وہ سب سے ہاتھ ملاتے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے تخت کے قریب موجود ایک مخصوص صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ فوراً ہی انہیں مشروب پلایا گیا اور پھر بارات کے چلنے کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ سب لوگ آہستہ آہستہ کوٹھی سے نکل کر کاروں کی طرف بڑھنے لگے۔ صدر مملکت کی کار جان بوجھ کر درمیان میں رکھا گیا۔ ان کی کار کے پیچھے دولہا یعنی عمران کی کار تھی۔ عمران کی کار جوزف چلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ صفدر بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر عمران صحرا باندھے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف کیپٹن شکیل اور دوسری طرف نعمانی بیٹھا تھا۔ بارات بڑی آہستگی سے چل رہی تھی کیونکہ بارات کے سامنے ملٹری کا مخصوص بینڈ خوبصورت دھنیں بکھیرتا ہوا پیدل چل رہا تھا۔ عمران صاحب، واقعی یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر بدقسمتی یہ کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ بیچاری حریہ، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور کار کہکوں سے گونج اٹھی۔ عمران صاحب کم از کم اس وقت تو بدفعل منہ سے نہ نکالتے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی یہ بد اور نیک فعل اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں تو سکون میں فعل کا معنی آبشار بتایا گیا تھا، اور آبشارہ بری ہو یا نیک اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ میں اردو کے فعل کی بات کر رہا ہوں، انگریزی فعل کی نہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے بولا۔ لو، اب فعل کی نئی قسمیں بھی سامنے آ گئی، یعنی اردو اور انگریزی فعل۔ عمران نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس طرح کی خوش گپیوں میں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلا اور بارات ڈاکٹر داور کی کوٹھی میں پہنچ گئی، جو سر رحمان کی کوٹھی سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں سجی ہوئی تھی۔ وہاں بھی شہر کے معزز شہری اکٹھے تھے، جن میں زیادہ تعداد سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی نظر آ رہی تھی۔ بارات کا استقبال انتہائی پرجوش طریقے سے کیا گیا اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنی اپنی مخصوص جگہوں پر بیٹھ گئے۔ عمران کے لیے خصوصی تخت کا بندوبست کیا تھا۔ اس تخت پر سنہرے رنگ کا خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور سنہرے رنگ کے گاؤ تکیے موجود تھے۔ عمران کو تخت پر لے جا کر بٹھایا گیا۔ تخت کے پیچھے جوزف یوں اکڑا کھڑا تھا جیسے کسی جن کی طرح حکم ملتے ہی عمران کو اٹھا کر فضا میں پرواز کر جائے گا۔ تخت پر عمران کے ساتھ کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک مولانا تشریف لائے اور عمران کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ وہ نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرا خیال ہے نکاح کی کارروائی شروع کی جائے، سر سلطان نے سر رحمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈاکٹر داور سے پوچھ لو، وہی انہی کی بیٹی کے باپ ہیں، سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان مسکراتے ہوئے ڈاکٹر داور کی طرف بڑھ گئے۔ مگر ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک بکائے نور بنی ہوئی کوٹھی ایک دم تاریک ہو گئی۔ انتہائی تیز روشنی کے ایک دم بجھ جانے کی وجہ سے اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ یوں لگتا جیسے ہر شخص اندھا ہو گیا ہو، اور دوسرے لمحے بے تحاشا فائرنگ سے کوٹھی کا لان گونج اٹھا۔ پورے لان میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ چند ہی لمحوں میں روشنی دوبارہ آ گئی، مگر اپنی چند لمحوں میں لان کا حلیہ ہی بگڑ گیا۔ کرسیاں اوندھی ہو گئی، لوگ لان میں بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ بھگدڑ کی وجہ سے اوندھے منہ لان پہ پڑے ہوئے تھے، البتہ صدر مملکت محفوظ تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی ان کی حفاظتی عملے نے انہیں اپنے جسموں کے نیچے چھپا لیا تھا۔ تخت پر عمران بیٹھا تو کسی طرح دیدے پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ اسی لمحے کوٹھی کے اندر سے چیخنے چلانے اور عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ وہ سب لوگ ادھر دوڑ پڑے۔ پھر یہ روح فرسا خبر سنی گئی کہ دلہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ دراصل کوٹھی کے اندر ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی عورت بھی زخمی نہیں ہوئی، صرف دلہن کو غائب کر دیا گیا۔ ڈاکٹر داور کی کوٹھی رنگین بلبلوں سے جگمگا رہی تھی۔ زنان خانے میں عورتوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ ابھی بارات آنے میں کچھ دیر تھی۔ دلہن کو سجا بنا کر ایک کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور دلہن کے قریب صرف گھر کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ چونکہ بار بار عورتیں دلہن کو ڈسٹرب کرتی تھی، اس لیے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا اور یہ طے کر لیا گیا تھا جب تک بارات نہ آ جائے دلہن کو باہر نہ لے جایا جائے۔ ڈاکٹر داور کے خاندان کی عورتیں انتظامات میں بری طرح مصروف تھیں۔ چونکہ معزز بیگمات کوٹھی کے بائیں باغ میں بچھے ہوئے صوفوں پر وراجمان تھیں اور بائیں باغ کے دروازے کے باہر نوکروں اور عورتوں سے ہدایت لینے والے لوگ اکٹھے تھے۔ دروازے کے قریب ہی ایک صوفے پر جولیا بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مقامی عورتوں جیسا میک اپ کر رکھا تھا۔ آنکھوں پر گہرے رنگ کے شیشوں کی اینک تھی۔ وہ بڑی اشتیاق آمیز انداز میں بائیں باغ میں بکھری ہوئی عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اس ملک میں شادی کی کسی تقریب میں شرکت کی تھی، اس لیے وہ یہاں کے دلچسپ اور انوکھے رسوم و رواج کو حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مسز احمد کے نام سے اس نے یہاں متعارف کرایا تھا۔ چونکہ یہاں کوئی عورت اس سے واقف نہ تھی، اس لیے وہ بڑی خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک خادمہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آپ مسز احمد ہیں؟ خادمہ نے جولیا کے قریب آ کر پوچھا۔
ہاں کیا بات ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے شوہر آپ کو دروازے پر بلا رہے ہیں، خادمہ نے بڑے معتبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا شکریہ، جولیا نے کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر ایک لمبا تڑنگا خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا۔ جیسے ہی جولیا اس کے قریب پہنچی اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، مسز احمد تمام منصوبہ مکمل ہے، بس جیسے ہی بجلی جائے آپ نے دلہن کو پچھلی دیوار تک اٹھا کر لے آنا ہے، باقی سب کچھ ہم سنبھال لیں گے۔ ٹھیک ہے میں اسے پہنچا دوں گی، تم بے فکر رہو، یہ خیال رکھنا کہ میرے آنے تک اس سے کوئی بات نہ کرے، جولیا نے قدرے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی ہدایت کی مکمل تعمیل کی جائے گی، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ مڑ کر واپس چلا گیا اور جولیا دوبارہ اندر لوٹ آئی۔ چند لمحوں بعد دور سے بینڈ اور پولیس کی سیٹیوں کی آواز سنائی تھی اور عورتوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ ہر طرف بارات آ گئی کا شور برپا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو لا کر بائیں باغ میں بٹھا دیا گیا۔ اب یہ جولیا کی خوش قسمتی تھی کہ دلہن کی نشست بائیں باغ کی پچھلی دیوار کے قریب ہی رکھی گئی۔ جولیا تیزی سے اٹھ کر دلہن کی طرف بڑھی اور پھر وہاں جا کر دلہن کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہاں بے شمار عورتوں نے دلہن کو گھیر رکھا تھا۔ پھر ڈاکٹر اور اس کے گھر کی عورتوں نے دلہن کے قریب عورتوں کو ہٹانا شروع کر دیا تاکہ دلہن گرمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ جولیا کو بھی وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا گیا مگر جولیا ادھر ادھر ٹہل کر پھر دلہن کے قریب پہنچ گئی۔ دلہن سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اسے بھاری ریشمی کپڑے پہنائے گئے تھے اور سر پر پھولوں کا خوبصورت صحرا باندھا کیا تھا۔ جولیا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس پر لمحہ بلمحہ بے چینی سی طاری ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اب دلہن کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور جیب سے ایک سبز رنگ کا رومال نکال لیا۔ ہمیں بھی دلہن کا منہ دیکھنے دیا جائے، اچانک جولیا نے دلہن پر جھکتے ہوئے کہا۔ رومال اس نے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، پھر جیسے ہی وہ دلہن پر جھکی اچانک بجلی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی پائیں باغ کے کناروں سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی تھی اور عورتوں کی چیخوں سے پائیں باغ گونج اٹھا۔ وہاں بھگدڑ سی مچ گئی۔ جولیا نے اندھیرا ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال دلہن کی ناک پر جما دیا اور دوسرے لمحے اس نے جھک کر دلہن کو یوں اٹھا لیا جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی گڑیا ہو۔ پھر وہ انتہائی تیزی سے واپس مڑی اور دیوار کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ وہ راستے کا اندازہ اور رخ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے گہرے اندھیرے کے باوجود دیوار تک پہنچنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ دلہن کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا، اس لیے جولیا نے رومال ہٹا لیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچی ایک مدم سی آواز سنائی دی۔ مسز احمد، یہ آواز اسی نوجوان کی تھی جس نے دروازے پر اس سے بات کی تھی۔ جولیا نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش دیوار پر چمٹا بیٹھا ہے۔ آواز اسی سیاہ پوش کی تھی۔ جولیا نے انتہائی پھرتی سے گھٹری سے بنی ہوئی دلہن کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا۔ دلہن کو اس سیاہ پوش نے جھپٹ لیا اور دوسرے لمحے وہ دیوار سے غائب ہو گیا۔ جولیا کے قریب ہی گھاس پر اوندھے منہ لیٹ گئی اور چند لمحوں بعد روشنی واپس آ گئی۔ عورتوں کی چیخوں سے ابھی تک پائیں باغ گونج رہا تھا۔ روشنی آتے ہی وہ سب چونک پڑی۔ بے شمار عورتیں گھاس پر پڑی ہوئی تھی، وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسی لمحے کسی نے کہا کہ دلہن غائب ہے اور پھر سب عورتیں تیزی سے اس کے تخت کی طرف لپکیں۔ جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر عورتوں کے شور سے پوری کوٹھی گونج اٹھی۔ پھر پولیس، فوج اور بے شمار مروز و زنان خانے میں گھس آئے مگر دلہن وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ وہاں چونکہ سب معزز عورتیں تھیں اس لیے پولیس اور فوج والے عورتوں سے سختی سے پوچھ گچھ نہ کر سکے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہوں نے پریشان اور گھبرائی ہوئی عورتوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ جولیا بھی بھیڑ میں سے ہوتی ہوئی دروازے سے باہر آ گئی۔ دروازے سے باہر آتے ہی وہ سیدھی اس طرف بڑھ گئی جدھر بے شمار کاریں کھڑی تھی۔ یہاں زبردست پہرا تھا اور ہر کار کی تلاشی لے کر اسے جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ جولیا کی کار بھی اچھی طرح تلاشی لی گئی مگر اس میں کچھ ہوتا تو ملتا، اس لیے اسے جانے کی اجازت دے دی گئی اور جولیا کار کوٹھی سے باہر لے آئی۔ مختلف سڑکوں پر کار دوڑانے کے دوران وہ چیک کرتی رہی کہ کہیں اس کا تعاقب تو نہیں کیا گیا مگر کسی کو تعاقب میں نہ پا کر اس نے کار کا رخ شہر سے باہر ایک مسافاتی کالونی کی طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سرخ رنگ کی ایک کوٹھی کے گیٹ میں موجود تھی۔ جولیا نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو ایک نوجوان گیٹ سے باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو، جولیا نے تہمکانہ لہجے میں سے مخاطب ہو کر کہا اور نوجوان نے آگے بڑھ کر پھاٹک کھول دیا۔ جولیا کار سیدھی پورچ میں لے گئی اور پھر وہ کار سے اتر کر تیزی سے کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں وہی نوجوان جس نے جولیا سے دلہن کو جھپٹا تھا بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ کیا دلہن کو ہوش آ گیا ہے مائیکل؟ جولیا نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں مسز احمد، شاید کلوروفارم کی زیادہ مقدار اس کے پھیپھڑوں میں چلی گئی ہے، وہ تہہ خانے میں ہے، مائیکل نے معتبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اسے لے آنے میں؟ جولیا نے پوچھا۔
नहीं, हर काम बिल्कुल मंसूबे के मुताबिक हुआ। मार्टिन बिजली वाले के रूप में मेन स्विच के करीब था। उसने मेन स्विच ऑफ कर दिया। आपने दुल्हन को बेहोश करके मेरे हवाले कर दिया। मैं उसे लेकर सीधा कोठी की बैरूनी दीवार के करीब पहुंचा। वहां से एलेक्स ने उसे झपटा और करीबी गली में खड़ी कार में डालकर सीधा यहाँ ले आया। नुमाइशी फायरिंग करने वाले आदमी भी बिखर गए। वो सब मुख्तलिफ मुलाजमों के रूम में थे। रिवॉल्वर गटर में फेंक दिए गए। इस तरह मनसूबा तकमील को पहुंच गया। माइकल ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, अच्छा, मैं तहखाने में जा रही हूं, तुम ख्याल रखना। जूलिया ने कहा, आप बेफिक्र रहें मिसिस अहमद, माइकल अपना काम फर्ज शनासी से करता है। माइकल ने जवाब दिया और जूलिया सर हिलाती हुई तेजी से तहखाने में जाने वाली सीढ़ियां उतरती चली गई। तहखाने में सिर्फ एक बिस्तर मौजूद था जिस पर इमरान की होने वाली दुल्हन बेहोश पड़ी थी। जूलिया ने तहखाने का दरवाज़ा बंद किया और फिर वो तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी, ऐसी चमक जैसे किसी शिकारी की आंखों में अपना पसंदीदा शिकार देखकर पैदा होती है। उसने दुल्हन की नाक को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा दिया ताकि वो सांस ना ले सके। ज्यादा से ज्यादा एक लम्हे में दुल्हन के जिस्म में हरकत पैदा हो गई और उसका जिस्म तड़पने लगा। आंखें खुल गई और जूलिया पीछे हट गई। अब दुल्हन तेजी से सांसें ले रही थी। उसकी खुली आंखों में दहशत के साए थे। चंद लम्हों बाद वो मुकम्मल तौर पर होश में आ गई और फिर वो उछलकर बिस्तर पर बैठ गई। अब वो हैरत से तहे खाने और जूलिया को देख रही थी। मैं कहाँ आ गई हूँ? दुल्हन के मुंह से भी इख्तियार निकला, इमरान की हिजला अरूसी में। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? दुल्हन शायद हुजला उरूसी का मतलब नहीं समझ सकी थी। मतलब ये कि तुम इमरान की मखसूस ख्वाबगाह में हो जहां वो हर नई दुल्हन को शादी के बाद ले आता है। जूलिया ने बड़े जहरीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, हर नई दुल्हन को? दुल्हन ने चौंकते हुए कहा, हाँ मैडम अशमारा, मैं सच कह रही हूँ। मैं इमरान की 122वीं बीवी हूँ और मेरे बाद अब तुम्हारा नंबर 123वां होगा। जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, 123? खुदा की पनाह, क्या तुम सच कह रही हो? मगर मुझे तो बेहोश कर दिया गया था। मैडम अशमारा ने अचानक चौंकते हुए कहा, वो इसी तरह करता है। चूंकि इमरान का मजहब इस्लाम है इसलिए 4 से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता। चनाचा 4 के बाद उसने यही तरीका इख्तियार किया है कि ऐन निकाह से पहले दुल्हन को बेहोश करके यहाँ पहुँचा दिया जाता है और दुल्हन यही समझती रहती है कि उसकी शादी हो गई है, हालांकि शादी नहीं होती। जब उसका दिल भर जाता है तो वो किसी नई शादी का ढोंग रचाता है। जूलिया ने जवाब दिया, खुदा की पनाह, वो इमरान इस कदर धोखेबाज है। मैडम अशमारा की आंखों से हैरत झलक रही थी। अभी तुमने देखा ही क्या है? यहाँ तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि रूह बिलबिला उठती है। इमरान शदीद किस्म का अजियत पसंद वाक़या हुआ है। वो पहले तो बीवी को कोड़ों से पीटता है, फिर खंजर से उसके जिस्म पर जख्म लगाता है, फिर इन जख्मों पर नमक और मिर्चें छिड़क देता है। जब उसकी बीवी जख्मी कबूतर की तरह तड़पती है तो वो खुशी और मुसरत से चीखें मारता है। ये अमल रोज़ाना दोहराया जाता है। जूलिया ने उसे और ज़्यादा डराते हुए कहा, ओह गॉड, मैं किस शैतानी चक्कर में फंस गई। खुदा के लिए मुझे इस दरिंदे के पंजे से निकालो। मैडम अशमारा ने वाकई ही खौफजदा होते हुए कहा, मगर मुझे तो मालूम हुआ है कि तुमने इमरान से शादी खुद इसरार से किया था। इमरान ने कहा, और तुमने मान लिया। जूलिया ने उससे बात करते हुए कहा, हाँ ये गलती मुझसे हुई थी। मैं उसकी मासूम हरकतों और खूबसूरती पर मर मिटी थी। अब मुझे क्या मालूम कि वो इंसान के रूप में शैतान है। मैडम अशमारा ने जवाब देते हुए कहा, फिर तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब यहाँ से तो मरकर ही निजात मिलेगी। जूलिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह मैंने इमरान को शादी पर मजबूर किया था उसी तरह मैं उसे उस बात पर भी मजबूर करूंगी कि वो मुझे छोड़ दे। अचानक मैडम अशमारा ने सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत एकदम गायब हो गई थी और वो किसी भूखी और जख्मी शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। कोशिश कर देखना, जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा। मैं अभी यहाँ से जाऊंगी। अचानक मैडम अशमारा ने उठते हुए कहा, बाहर सख्त पहरा है। तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो गोलियां तुम्हारे जिस्म को शहद की मक्खियों का छत्ता बना देंगी। तो फिर इमरान को बुलवाओ, जल्दी करो। अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती। मैडम अशमारा ने खड़े होते हुए कहा, वो अपनी मर्जी का मालिक है, जब उसकी मर्जी होगी आ जाएगा। जूलिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं यह ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। ये मेरा फैसला है, मैडम अशमारा ने कहा। और फिर इससे पहले कि जूलिया कुछ समझती, मैडम अशमारा ने अचानक जूलिया पर छलांग लगा दी और जूलिया को लिए फर्श पर गिर गई। फिर उससे पहले कि जूलिया संभलती, मैडम अशमारा ने इंतहाई फुर्ती से जूलिया की कनपट्टी पर मुक्का मारा और जूलिया ने एक लम्हे के लिए सर इधर उधर पटखा। दूसरे लम्हे वो साकित हो गई। एक ही मुक्के ने उसे बेहोश कर दिया।
123वीं बीवी, खुदा की पनाह, मैं इस शैतान से ऐसा इंतकाम लूंगी कि उसकी रूह भी जहन्नुम में बिलबिलाती रहेगी, मैडम अशमारा ने कहा। और फिर उसने इंतहाई फुर्ती से अपने भारी रेशमी कपड़े उतार दिए और जूलिया के कपड़े उतारने लगी। चंद लम्हों बाद वो जूलिया के सादा कपड़े पहने खड़ी थी। उसने अपने भारी कपड़े जूलिया को पहना दिए और फिर उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। अब इमरान आएगा तो उसे अपनी 122वीं बीवी ही बिस्तर पर मिलेगी, मैडम अशमारा ने बड़बड़ाते हुए कहा और खुद तेजी से तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैडम अशमारा की पुश्त होते ही जूलिया ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर पुरइसरार मुस्कुराहट थी। मैडम अशमारा ने बड़ी आहिस्तगी से तहखाने का दरवाज़ा खोला और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर कमरे में आ गई। कमरा खाली पड़ा हुआ था और उसके सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाजे में से होती हुई सीधी बरामदे में आ गई। यहाँ पोर्च में जूलिया की कार खड़ी थी। मैडम अशमारा झपटकर कार में बैठी। चाबी इग्निशन में मौजूद थी। दूसरे लम्हे उसने कार स्टार्ट की और फिर उसे मोड़कर उसका रुख गेट की तरफ किया। उसी लम्हे माइकल करीबी कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में मशीन गन थी। कहाँ जा रही हैं आप, माइकल ने चीख कर कहा, मगर मैडम अशमारा ने पलट कर नहीं देखा, बल्कि उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। कार अभी गेट से दूर थी कि गेट के करीब खड़े नौजवान ने कार को आते देखकर तेजी से गेट खोल दिया। मैडम अशमारा ने मुस्कुराते हुए एक्सीलेटर पूरी कुव्वत से दबा दिया और कार राइफल से निकली हुई गोली की तरह गेट क्रॉस करती हुई सड़क पर पहुंच गई। मैडम अशमारा ने बड़ी फुर्ती से कार का रुख मोड़ा। कार के टायरों ने एहतजाजी चीखें मारी, मगर मैडम अशमारा ने रफ्तार कम ना की और कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई ना शहर जाने वाली सड़क पर गायब हो गई। इमरान दानिश मंजिल के मखसूस कमरे में ब्लैक ज़ीरो के साथ बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर अभी तक वो शेरवानी थी जो उसने अपनी शादी पर पहनी थी। दुल्हन के गायब होने के बाद जब सब लोग चले गए तो सर सुल्तान और सर रहमान इमरान के पास आए और उनके चेहरे लटके हुए थे। क्या ये तुम्हारी शरारत तो ना थी? सर रहमान ने इमरान से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। कमाल करते हो सर रहमान, भला इमरान ने ऐसे मौके पर क्या शरारत करनी है? खुदा खुदा करके तो ये शादी पर आमादा हुआ था। सर सुल्तान ने कहा, देखो मैं हुरिया को पाताल से भी निकाल लाऊंगा, अब वो मेरी इज्जत है, लेकिन अगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसमें तुम्हारी शरारत है तो मैं गोलियों से तुम्हारा सीना छलनी कर दूंगा। सर रहमान ने गुस्सेले लहजे में कहा, डैडी, जो ये पाताल से खींचने के लिए आप बोरिंग का ठेका जिस कंपनी को दें वो मुहज्जब होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हुरिया की बजाय पाताल से हुरिया का तेल बरामद हो, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और सर रहमान गुस्से से बल खा गए। उसी लम्हे सर सुल्तान सर रहमान को खींचते हुए एक तरफ ले गए और फिर इमरान ब्लैक ज़ीरो समेत वहां से सीधा दानिश मंजिल आ गया। जोसेफ को उसने वापस ज़ीरो हाउस भेज दिया और सीक्रेट सर्विस के बाकी मम्बरान भी इमरान से अफसोस करके अपने अपने फ्लैटों की तरफ बढ़ गए। वैसे इमरान साहब, मुझे इस तमाम वाक़ये पर शदीद हैरत है। दुल्हन को आखिर किसने अगवा किया होगा और किस तरह किया होगा? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जिसने भी अगवा किया है वो इंतहाई बुज़दिल है। भला अगवा इस तरह किया जाता है? उन्हें तो चाहिए था सीधे आते और ज़ोर से कहते ये शादी नहीं हो सकती, दुल्हन मेरी मंगेतर है। हा हा हा। फिर वहाँ लाठियों से ज़बरदस्त लड़ाई होती और वो दुल्हन को अगवा करके ले जाते। कुछ एक्शन पैदा होता, कुछ लुत्फ होता। ये क्या कि बिजली का मेन स्विच बंद किया, दुल्हन को उठाया और भाग खड़े हुए। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आपके एतमीनान पर मुझे कुछ और ही शक पड़ रहा है, कहीं सर रहमान का ख्याल दुरुस्त ना हो। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब आखिर मैं और क्या करूं? पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह घोड़ा दौड़ाते हुए अगवा करने वालों का ताकुब करूं और ज़बरदस्त मार धाड़ करके बाद में उसे वापस ले आऊं और फिर वो मेरे बाजुओं में दम तोड़ दे? इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो कुछ कहता, अचानक इमरान की कलाई पर बंधी हुई घड़ी से एक बारीक सी सीटी की आवाज सुनाई दी और इमरान के साथ साथ ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। इमरान ने बड़ी फुर्ती से घड़ी का विंड बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे घड़ी के डायल पर एक सब्ज नुक्ता चमकने लगा। हेलो जूलिया स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। यस X2 स्पीकिंग, ओवर, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर जूलिया की आवाज़ सुनकर हैरत के आसार छा गए। बॉस, आपके हुक्म की तामील हो गई। मैडम अशमारा मेरा लिबास पहनकर कोठी से निकल गई हैं। वो मेरी कार भी ले गई है। अब मज़ीद क्या हुक्म है? ओवर, जूलिया ने कहा। बस ठीक है, तुम्हारा काम ख़त्म। तुम माइकल को और उसके साथियों को फारिग कर दो और ख़ुद अपने फ्लैट पर पहुंच जाओ, मगर इस बात का ख्याल रहे कि किसी को हत्ता के सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मगर जूलिया ने शायद कुछ कहना चाहा था। जूलिया, जितना तुमसे कहा जाए उतना ही किया करो, ज़्यादा तजस्सुस नुकसानदेह होता है। ओवर एंड ऑल, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और फिर विंड बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। ये क्या चक्कर है इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने राब्ता ख़त्म होते ही कहा। वही मेरी शादी का चक्कर है, और क्या चक्कर होना है? आओ ऑपरेशन रूम में चलें, बाकी बातें वहीं होगी।
इमरान ने उठते हुए कहा। वो ब्लैक ज़ीरो भी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब वो कोई बेवकूफ़ तो न था कि बात समझ ना सकता। उसे ये तो मालूम हो गया था कि दुल्हन का अगवा खुद इमरान ने कराया है और इस सिलसिले में उसने जूलिया को इस्तेमाल किया है। मगर आखिर इस ढोंग की इमरान को ज़रूरत क्या थी, ये बात वो जानना चाहता था। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई बड़ा केस शुरू होने वाला है। जल्दी वो दोनों दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में पहुंच गए। ये ऑपरेशन रूम जदीद साइंसी लेबॉर्ट्री थी। इमरान ने जाते ही एक मशीन का स्विच ऑन किया और मशीन पर बनी हुई बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई। वो दोनों कुर्सियां खींचकर मशीन के सामने बैठ गए। स्क्रीन पर एक कार मंजर उभर आया जिसे एक गैर मुल्की औरत चला रही थी। कार इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। मशीन बैक वक्त कार का अंदरूनी और बैरूनी मंजर पेश कर रही थी। कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई शहर के बड़े चौक पर पहुंची। फिर इस गैर मुल्की औरत ने कार एक साइड स्ट्रीट पर रोक दी और खुद तेजी से कार से बाहर आ गई। अब उसका चेहरा स्क्रीन पर वाज़ेह हो गया था। उसे पहचानते हो ब्लैक ज़ीरो? इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। नहीं, कौन है ये? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये मेरी होने वाली बीवी थी, मैडम अशमारा, इमरान ने जवाब दिया। मैडम अशमारा? ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, वही मैडम अशमारा जिसकी फ़ाइल एक हफ्ता कबल मैंने मगरबी जर्मनी से मंगवाई थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। मगर शादी के ढोंग की क्या ज़रूरत थी? ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। भाई, मजबूरी थी। औरत को मुकम्मल तौर पर काबू करने का बस एक ही तरीका है कि उससे शादी कर लो, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। वो कहानी को किसी हद तक समझ गया था। स्क्रीन पर अब मैडम अशमारा एक टैक्सी में बैठी नजर आ रही थी। फिर टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई गुलिस्तान कॉलोनी में दाखिल हुई। गुलिस्तान कॉलोनी के आखिरी सिरे पर एक बहुत बड़ी कोठी के सामने टैक्सी रुक गई। मैडम अशमारा नीचे उतरी और फिर उसने कॉल बेल बजा दी। दूसरे लम्हे फाटक खुला और एक गैर मुल्की ने सर बाहर निकाला। इसे किराया दे दो, मैडम अशमारा ने तहमकाना लहजे में कहा और खुद तेजी से फाटक के अंदर दाखिल हो गई। गैर मुल्की नौजवान टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मैडम अशमारा तेजी से आगे बढ़ती हुई सीधी कोठी में दाखिल हुई। बरामदे में 4 गैर मुल्की हाथों में मशीन गनें लिए खड़े थे। उन्होंने सर झुकाकर मैडम अशमारा को सलाम किया, मगर मैडम अशमारा उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर सीधी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में पहुंच के उसने एक दीवार पर जोर से पैर मारा। दीवार अपनी जगह से हटती चली गई। अब वहां सीढ़ियां नीचे जाती हुई साफ नजर आ रही थी। मैडम अशमारा सीढ़ियां उतरती चली गई। सीढ़ियों का इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हुआ जो बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ था। मैडम अशमारा ने कमरे में जाते ही तेजी से अलमारी खोली और फिर उसमें से एक चुस्त किस्म का लिबास निकाल लिया। इमरान ने आगे बढ़कर मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। इमरान साहब, खुदा के लिए तफसील बता दीजिए, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे तो इस केस की हवा भी नहीं लगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हवा लगने से नमूनिया हो जाता है, इसलिए हवा से हमेशा बचना चाहिए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फिर उठकर तेजी से मुल्हिका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। टाइगर मोटरसाइकिल पर सवार शहर से बाहर वाक़या हिल पार्क की तरफ उड़ा चला जा रहा था। शहर से बाहर पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत झील और इसके इर्द गिर्द फैले हुए खूबसूरत बाग को इंतहाई खूबसूरती से एक पुरफिजा तफरीह मकाम में तब्दील किया गया था और शाम को वहाँ तफरीह के लिए आए हुए जोड़ों का बेहद रश होता था। हिल पार्क टाइगर का सबसे पसंदीदा मुकाम था। वो जिस शाम को भी ज़रा सी फुर्सत मिले हिल पार्क की ज़रूर तरफ जाता था। आजकल वो फारिग था। काफ़ी दिनों से इमरान ने उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया था, इसलिए वो रोज़ाना अपनी शाम हिल पार्क में गुजारता था। आज तभी वो अपनी मोटरसाइकिल उड़ाता हुआ हिल पार्क की तरफ ही जा रहा था कि एक खूबसूरत लड़की उसकी नई नई दोस्त बनी थी और इसने इस लड़की से हिल पार्क में मिलने का वादा कर रखा था। इसका ख्याल था कि उस लड़की के साथ रात का खाना हिल पार्क के एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में खाएगा। उसने क्रॉस पॉकेट टी शर्ट और हल्की नीले रंग की खूबसूरत पतलून पहनी हुई थी। इस हल्के पुल्के लिबास में उसकी शख्सियत और भी ज्यादा निखर आई थी। टाइगर की मोटरसाइकिल ने जैसे ही हिल पार्क की तरफ मुड़ने वाली सड़क का मोड़ काटा, उसने एक नई मर्सिडीज कार को सड़क के किनारे खड़ा देखा और एक गैर मुल्की लड़की कार के करीब खड़ी उसे रुकने का इशारा कर रही थी। टाइगर ने स्पीड कम की और गैर मुल्की लड़की के करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? टाइगर ने बड़े मुहस्सबाना लहजे में कहा। क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? लड़की ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। जी हाँ। क्यों? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। फिर एक तकलीफ कीजिए, आप मेरी कार लेकर हिल पार्क आ जाइए और अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दीजिए, गैर मुल्की लड़की ने कहा। क्यों, क्या कार खराब है? टाइगर ने चौंक कर पूछा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल कार का एयर कंडीशन खराब हो गया है और मैं इस शदीद गर्मी में कार में नहीं बैठ सकती, मेरा दिल डूबता है, लड़की ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, ठीक है, आप ये मोटरसाइकिल ले लीजिए, मैं आपकी कार में आ जाता हूँ, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर खुद मोटरसाइकिल से उतर आया।
हिल पार्क रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, लड़की ने कहा और फिर वो उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई और दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल एक झटके से आगे बढ़ गई। टाइगर तेजी से कार की तरफ मुड़ा। इग्निशन में चाबी मौजूद थी। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की तो कार फौरन स्टार्ट हो गई। कार बिल्कुल नई थी। टाइगर ने एक तवील सांस ली। लड़की का ये बहाना उसके हलक से तो ना उतरा था, मगर अपनी फितरी तजस्सुस की बिना पर उसने लड़की की बात मान ली। भला 10 किलोमीटर का फासला कार में तय नहीं किया जा सकता कि गर्मी लगती है, जबकि मोटरसाइकिल पर तो ज्यादा गर्म हवा लगती है। बहरहाल इसने कार की रफ्तार तेज की और हिल पार्क की तरफ जाने लगा। और फिर अभी उसने 2 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि अचानक एक मोड़ पर उसे बड़े जोरदार अंदाज में ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि सड़क पर एक ट्रक तिरछा हुआ खड़ा था जिससे पूरी सड़क ब्लॉक होकर रह गई थी। जैसे ही टाइगर की कार ट्रक के करीब जाकर रुकी और इर्द गिर्द फैली हुई चट्टानों के पीछे से 3 मुसल्ला अफराद बाहर निकले और उन्होंने कार को घेर लिया। फिर इंतहाई फुर्ती से कार के दरवाजे खुले और वो कार में सवार हो गए, एक आगे और 2 पीछे। इन तीनों के हाथों में रिवॉल्वर थे और चेहरे पर सख्ती थी। वो सब मकामी थे। कार को तेजी से दाईं तरफ मोड़ लो, इस कच्ची सड़क पर, जल्दी। टाइगर के करीब बैठे हुए आदमी ने रिवॉल्वर की नाल टाइगर की पसलियों में घुसेड़ते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा और टाइगर के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। वो लड़की का सारा ड्रामा समझ गया था। लड़की को खतरे का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसलिए उसने कार टाइगर के सर मुंड दी और खुद निकल गई। अब ये बात ही साफ थी कि हमला आवर सिर्फ कार पहचानते थे, उन्हें लड़की के बारे में कोई इल्म नहीं था, वरना जाहिर है लड़की भी मोटरसाइकिल पर सवार इसी राह से गुजर रही होगी। टाइगर ने बड़े एतमीनान से कार दाईं तरफ कच्ची सड़क पर मोड़ दी और फिर वो तेजी से आगे बढ़ते चले गए। टाइगर कभी इस तरफ नहीं आया था, उसे मालूम ही नहीं था कि कोई कच्ची सड़क इधर जाती भी है, मगर वो बड़ी खामोशी से कार चलाए जा रहा था। काफी दूर जाकर सड़क एक फार्म हाउस के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए टाइगर कार सीधी अंदर ले गया और फिर पोर्च में जाकर कार रोक दी। अब फरमाइए क्या करना है, टाइगर ने करीब बैठते हुए हमला आवर से स्पाट लहजे में कहा। खामोशी से नीचे उतर आओ, अगर किसी गड़बड़ की कोशिश की तो यहाँ तुम्हारी लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा, इस आदमी ने कहा और खुद भी नीचे उतर आया। पीछे बैठे हुए दोनों अफराद भी नीचे उतर आए। टाइगर भी नीचे उतर आया और फिर उनमें से एक ने टाइगर की तलाशी ली, मगर इसके पास कोई असला होता तो निकलता, वो तो खालिस्तन तफरीह के लिए घर से निकला था। जबकि कार को पीछे ले जाओ, टाइगर के करीब बैठने वाले ने अपने साथी से कहा। वो सर हिलाता हुआ कार की ड्राइविंग सीट की तरफ पल गया। अंदर चलो मिस्टर, उसी आदमी ने कहा और टाइगर लंबे लंबे कदम उठाता इमारत के अंदर दाखिल हो गया। रिवॉल्वर बरदार इसके पीछे थे। फिर उनके कहने के मुताबिक वो मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद एक कमरे के दरवाजे पर रुक गए। इनमें से एक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई थी और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया और टाइगर ने अंदर कदम रख दिए। दूसरे लम्हे उसके जहन को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि सामने एक बड़ी मेज के पीछे वही गैर मुल्की लड़की बैठी हुई थी जो इसका मोटरसाइकिल लेकर उसे कार दे गई थी। इसने गड़बड़ करने की कोशिश तो नहीं की, लड़की ने बड़े तहमकाना लहजे में कहा। नहीं मैडम, एक ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया, मगर इस चक्कर की जरूरत क्या थी, अगर मुझे वैसे ही कह देती तो मैं यहाँ चला आता। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में लड़की से मुखातिब होकर कहा। आहिस्ता बोलो, मैडम के सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट ली जाती है। अचानक करीब खड़े एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा। सालोमन, उसे रस्सियों से बांधो, इसकी तलाशी ले लो, लड़की ने उसी आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, इसके पास असला नहीं है, सालोमन ने जवाब दिया और फिर उसने अपनी बेल्ट के साथ लटके हुए नायलॉन की रस्सी का गुच्छा उतारा और इन दोनों ने बड़ी फुर्ती से टाइगर को बांध दिया। लड़की ने बड़ी फुर्ती से मेज की दराज खोली और एक ब्लू लैंप निकाल लिया। ये लैंप ऑटोमेटिक था, इसमें से आग की तेज धार निकलती थी। आमतौर पर यह लैंप जेर ज़मीन टेलीफोन की तारों को जोड़ने और काटने का काम करता था। गैर मुल्की लड़की ब्लू लैंप उठाए आहिस्ता आहिस्ता टाइगर के करीब आती गई। टाइगर की आंखों में हैरत थी, उसे अब तक इस सारे चक्कर की समझ नहीं आई थी। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो और क्या काम करते हो, लड़की ने टाइगर के करीब रुकते हुए बड़े सख्त और स्पाट लहजे में कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम्हें यकायक मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं एक आम सा कारोबारी आदमी हूँ और तफरीह के लिए हिल पार्क जा रहा था कि तुमने ख्वामखा एक चक्कर डालकर मुझे यहाँ घसीट लिया, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारी बातें सुनती रहूं, बस मेरे सवालों का जवाब देते जाओ, लड़की ने लहजे को पहले से ज्यादा सख्त करते हुए कहा। अच्छा पूछो, अब शाम तो गारत हो ही गई, टाइगर ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हारा नाम, लड़की ने पूछा। सलीम रजा, टाइगर ने जवाब दिया। क्या काम करते हो, लड़की ने दूसरा सवाल किया। मोची हूँ, टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। मोची, वो क्या होता है, लड़की ने हैरान होते हुए कहा। शू मेकर को कहते हैं,
ٹائگر نے جواب دیا۔ او اچھا، لڑکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہل پارک کیا کرنے جا رہے تھے؟ لڑکی نے چند لمحے خاموشی کے بعد پوچھا۔ ایک نئی دوست سے ملنے، ٹائگر نے جواب دیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ لڑکی نے پوچھا۔ مارگریٹ جولین، ٹائگر نے جواب دیا۔ وہ کہاں کام کرتی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ کسی کاروباری فرم میں سیکریٹری ہے۔ مجھے زیادہ تفصیل کا علم نہیں، بس ایک کیفے میں ملاقات ہو گئی تو آج شام ہل پارک ملنے کا وعدہ کر لیا گیا، ٹائگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑی اور اس نے میز کی دراز کھول کر برو لیمپ واپس دراز میں ڈال دیا۔ اسے چھوڑ دو، اس کا موٹر سائیکل اس کے حوالے کر دو، یہ جا سکتا ہے۔ ہم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈال دیا ہے، لڑکی نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر میڈم، یہ بعد میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کرتے، کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے؟ سالومن نے کہا۔ نہیں، میں خواب خواہ کو قتل و غارت پسند نہیں کرتی، ہم اس کے جاتے ہی یہ جگہ چھوڑ دیں گے، میڈم نے جواب دیا اور سالومن نے سر ہلاتے ہوئے ٹائگر کی رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ٹائگر رسیوں کی بندش سے آزاد ہو گیا۔ پھر سالومن کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف کمروں سے گزر کر وہ اسے فارم ہاؤس کے پورچ میں لے آئے۔ جیگر وہیں موجود تھا۔ جیگر، اس کا موٹر سائیکل لے آؤ، سالومن نے جیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور جیگر سر ہلا کر تیزی سے عمارت کے پیچھے کی طرف چلا گیا۔ سنو مسٹر، یہ ہماری میڈم کی رحم دلی ہے کہ تم زندہ واپس جا رہے ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی یادداشت سے اس تمام واقعے کو کھرچ دینا، ورنہ دوسری بار میڈم رحم سے کام نہیں لیں گی، سالومن نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ خواہ خواہ کی الجھنوں میں پھنسوں؟ میری طرف سے بے فکر رہو، ٹائگر نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا اور سالومن نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد جیگر اس کا موٹر سائیکل کھینچتا ہوا پورچ میں لے آیا۔ اب تم جا سکتے ہو، سالومن نے کہا اور ٹائگر تیزی سے موٹر سائیکل پر سوار ہوا۔ اس نے اسے سٹارٹ کیا اور پھر اس کا موٹر سائیکل خاصی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا فارم ہاؤس کا دروازہ کراس کر گیا۔ اس کا رخ پکی سڑک کی طرف تھا۔ دل ہی دل میں مجرموں کی سادہ لوپ پر ہنس رہا تھا جنہوں نے بڑی آسانی سے اس کی باتوں پر اعتماد کر لیا، مگر شاید اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجرم اتنے سادہ لو نہیں جتنا وہ انہیں سمجھ رہا ہے۔ اس کے موٹر سائیکل کے انجن میں ایک ایسا آلہ نصب کیا گیا تھا جس سے مجرم اپنا اصل مقصد حاصل کر سکتے تھے، اور ظاہر ہے اس آلے کی موجودگی سے ٹائگر قطعاً لا علم تھا۔ میڈم اشمارا کا ذہن غصے اور نفرت سے بری طرح کھول رہا تھا۔ جب سے جولیا اسے عمران کے متعلق تفصیلات بتائی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ عمران کی بوٹیاں نوچ کر خود اپنے آپ کو گولی مار دے۔ وہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی عیار سمجھتی تھی، اس عمران کے ہاتھوں پوری طرح بے وقوف بن گئی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ ایک خصوصی مشن پر اس ملک میں داخل ہوئی تھی اور پھر اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی بنا پر وہی دونوں میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ اس روز وہ ہوٹل میں بیٹھی واپس جانے کا پروگرام بنا رہی تھی کہ اچانک اس نے ڈائننگ ہال میں عمران کو داخل ہوتے دیکھا۔ عمران نے بڑا نفیس سا لباس پہن رکھا تھا اور کسی مشرقی شہزادی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک دیو ہیکل حبشی دونوں پہلوؤں میں ریوالور لٹکائے موتبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ میڈم اشمارا زندگی میں پہلی بار کسی مشرقی ملک میں آئی تھی۔ اس نے مشرق اور خصوصاً مشرقی شہزادوں کے بارے میں بڑی پر اسرار کہانیاں سن رکھی تھی۔